नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज हम तमाम ताजा तरीन खबरें तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश में अब बांग्लादेशियों, अवैध बांग्लादेशियों को लेकर के जो घमासान छिड़ा हुआ है वो एक नया रूप लेता हुआ जा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की सियासत और आखिर क्यों कुछ लोग इसके खिलाफ बोलने को राजी नहीं हैं। और इस बीच दिल्ली पुलिस और देश में कई जगहों पर अलग अलग स्थानों पर पुलिस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ ही साथ दिल्ली में वोटर्स को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के एक बड़ा घमासान मचा हुआ है और इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सियासत। बात यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर बने एक नए कीर्तिमान की भी होगी, तो बात खेल रत्न अवार्ड्स की भी होगी। लेकिन न्यूज नाइट में सबसे पहले देखते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। देश में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। दिल्ली पुलिस ने अवैध इमिग्रेशन रैकेट का किया पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार। लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेयर ने लिखा डीएम को खत। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान जारी। बीजेपी ने कहा केजरीवाल ने 10 साल में खुद को साबित किया फर्जी वोटों का मसीहा। संजय सिंह और उनकी पत्नी पर 1 से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम का फिर दिया सबूत। संजय सिंह का आरोपों से इनकार। पीएम मोदी ने की न्यू ऑरलियंस में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। कहा हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ। न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में एक हमलावर ने की अंधाधुंध फायरिंग, कई घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नाम की पुस्तक का विमोचन। कहा कश्मीर के इतिहास को लेकर फैलाए गए मिथक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार को मिलेगा देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 3 कोचेस होंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात दिल्ली की सियासत की और दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। दिल्ली बीजेपी की ओर से गुरुवार को एक नया चुनावी पोस्टर फर्जी वोटर से इश्क है जारी करके आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया। तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी के 2 नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेज दिया। इसका भी बीजेपी ने स्वागत किया कि कम से कम इसी बहाने सच्चाई तो सामने आ सकेगी। दिल्ली की वोटर लिस्ट, एक के बाद एक नया ट्विस्ट। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। संजय सिंह के खिलाफ भी फर्जीवाड़े के आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली बीजेपी की ओर से गुरुवार को एक नया चुनावी पोस्टर फर्जी वोटर्स से इश्क है जारी करके आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने 10 साल में खुद को फर्जी वोटों का मसीहा साबित कर दिया है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के महापौर महेश कुमार ने अपनी पत्नी के 2 नाम से 2 वोट एक ही घर में बनवा रखे हैं। अरविंद केजरीवाल, तुम चुनाव की अपनी नैया, अपनी वैतरणी फर्जी वोटों के सहारे पार करना चाहते हो। दिल्ली में फर्जी मतदान पर 1 साल की कैद है। पत्नी निर्वाचक का नाम निधि, ठीक है जी, पति का नाम महेश कुमार, F12 जो महेश कुमार का एड्रेस है, आयु 38, वुमेन। उसके बाद ममता, फोटो एक ही महिला की है, नाम बदल गया पत्नी का, पति वही है।
बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया और दावा किया कि संजय सिंह का दिल्ली और सुल्तानपुरी दोनों ही जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है। बीजेपी का आरोप है कि संजय सिंह 2018 में जब राज्यसभा में गए थे उस वक्त के एफिडेविट में वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर है, लेकिन जब वह राज्यसभा के लिए शपथ पत्र दे रहे थे उस वक्त सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट में संजय सिंह और उनकी पत्नी का नाम था। इतना ही नहीं, संजय सिंह का साल 2024 में नई दिल्ली विधानसभा में वोट है और विकासपुरी विधानसभा में भी अपना वोट बनवा रखा है। बीजेपी के मुताबिक यह शर्मनाक है कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले संजय सिंह खुद चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक संजय सिंह की पत्नी श्रीमती अनीता सिंह के फर्जी वोट का खुलासा करने के बाद संजय सिंह ने आनन फानन में 30 दिसंबर को वोट शिफ्ट करने का आवेदन दिया। राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद इनके मुख्यमंत्री का तो, पूर्व मुख्यमंत्री का तो आया कि तुम्हें देख लूंगा चुनाव अधिकारियों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि ये सब क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माताजी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट है। बीजेपी का कहना है कि 2 वोट बनवाना एक आपराधिक गतिविधि है और इसके लिए चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को संजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन संजय सिंह का कहना है कि वो पहले ही नाम हटाने का आवेदन दे चुके हैं। चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के चुनावी दंगल में फर्जी वोटर लिस्ट पर जंग छिड़ चुकी है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली के चुनावी दंगल में फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर जंग छिड़ चुकी है और दिल्ली में भाजपा आम आदमी पार्टी को जिन मुद्दों पर घेर रही है उनमें किसानों का मुद्दा भी शामिल है और यह एक प्रमुख मुद्दा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने किसानों के हित वाली केंद्र की योजनाओं को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू न करने के लिए चिंता जताई। तो आतिशी ने भी इन आरोपों को खारिज किया है। दिल्ली में बीजेपी और आप में घमासान, किसानों के मुद्दे पर संग्राम। बीजेपी ने कहा दिल्ली सरकार कर रही है किसानों की उपेक्षा। केंद्र की योजनाओं से दिल्ली वालों को दूर रखने का भी आरोप। चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का दिल्ली की जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर किसानों के हित वाली केंद्र की योजनाओं को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू न करने के लिए चिंता जताई है। उन्होंने लिखा, अत्यंत दुख के साथ आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार द्वारा दिल्ली में लागू करने से रोका गया। आपकी सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है। आज दिल्ली के किसान भाई बहन परेशान और चिंतित हैं। दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र की अनेक किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किए जाने से किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी आपको पत्र लिखकर दिल्ली के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आपकी सरकार ने इन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को मिलके किसान के कल्याण की योजनाओं को नीचे लागू करना चाहिए। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि जितना बुरा हाल किसानों का भाजपा के समय में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। इस बीच दिल्ली के 7 सांसद लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर दिल्ली से जुड़े मुद्दे उनके जरिए प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और फिर शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बीजेपी सांसदों का कहना है कि मंत्रियों से उन्हें मदद का भरोसा मिला है, तो केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे। तो उनका बाद मेट्रो जो है
कालंदी से जैतपुर तक जाएगी। इसके लिए जितनी बजट की आवश्यकता सरकार को होगी उसका प्रोविजन कर दिया गया है। 65,000 करोड़ रुपए के काम हम भी कर रहे हैं और इन कामों में से 33,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं और बाकी 32,000 करोड़ के काम आने वाले एक साल में हम पूरे करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की राजनीति की वजह से जो केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से दिल्ली की जनता को दूर रखा जा रहा है, इसका सीधा खामियाजा दिल्ली की आम जनता को मिल रहा है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जब सियासी मुद्दों की बात करते हैं और दिल्ली की विशेष तौर पर बात करें तो सिर्फ वोटर लिस्ट का मुद्दा या किसानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि अवैध घुसपैठिए भी एक मुद्दा बन चुके हैं। और अवैध घुसपैठिए भले ही देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति के लिए चिंता का विषय हो, लेकिन इस पर भी अब राजनीति जारी है। खास बात है कि कुछ विशेष राजनीतिक दल इन्हें वोट बैंक मान सकते हैं और उन्हें यहीं से जो पूरी समस्या है दरअसल वो शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वोट बैंक मानने लगते हैं तो स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। फिलहाल अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और इसी के साथ इससे जुड़ी सियासत भी गहराती जा रही है। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन, अवैध बांग्लादेशियों के रैकेट का भी भंडाफोड़, घुसपैठियों की बत्ती गुल, लेकिन सियासत है फुल। दिल्ली में चुनावों की आहट के साथ ही अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज करने के लिए बांग्लादेश सेल को एक्टिव कर दिया है। इस सेल ने पिछले कुछ दिनों में ही दिल्ली के अलग अलग जिलों में अवैध रूप से रह रहे 50 से अधिक बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस डिपोर्ट किया है। गुरुवार को भी दक्षिणी दिल्ली जिले में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ किया और 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया। साउथ डिस्ट्रिक्ट की AATS ने ये ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट पकड़ा है, जिसमें कि हर पहलू पर जांच की गई है कि किस रूट से आते थे, कौन कौन एजेंट्स इनको लेके आते थे और कैसे ये इंडिया में रह रहे थे। बांग्लादेश में इनका जो मेन मुखिया था उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने टारगेट पे लिया है। अनीस शेख जो है वो बांग्लादेश से, साथ ही साथ अनिमुर इस्लाम जो है वो ड्राइवर है, असम के बॉर्डर पर गाड़ी चलाता है, और आशीष मेहरा और मनमोहन जो थे, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो इनके आधार कार्ड का काम देखते थे। आधार कार्ड बना करके, पैन कार्ड बना करके इनको दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में बसाने का काम करते थे। इस बीच लखनऊ में भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज है। ताजा मामले में इंदिरा नगर इलाके में बनी अवैध झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम पर कथित अवैध बांग्लादेशियों ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की है और शहर की मेयर ने इसे लेकर DM को चिट्ठी भी लिखी है। ये लोग बहुत ज्यादा तादाद में हो गए हैं। दिन में कूड़ा लेते हैं कॉलोनी से, शाम को चोरियां भी करते हैं। कई बार पकड़ में आ चुके हैं ये, और जिससे शहर को बड़ी समस्या है। इस विषय में मैंने पत्र लिखा है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला भले ही देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हो, लेकिन इसके पीछे छिपी वोट बैंक की सियासत इसे और पेचीदा बनाती है। दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी पर अवैध बांग्लादेशियों को प्रश्रय देने और उन्हें बसाने का खुला आरोप बीजेपी लगाती रही है। झारखंड में संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलने का मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने को कहा, तो पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के खातिर बसाने का आरोप पहले लेफ्ट और अब ममता सरकार पर लगता रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब BSF पर ही घुसपैठियों को प्रश्रय देने का आरोप मढ़ दिया है। पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार को बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछाने वाली सरकार बताते हुए उनसे माफी की मांग कर दी। हंसी आती है कि बंगाल की सरकार रेड कारपेट बिछा दे बांग्लादेश के लिए, और अभिषेक बनर्जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें, पहले उनको माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली की सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भले ही खुद को पाक साफ बता रही हो, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अवैध बांग्लादेशी अगर कुछ विशेष दलों के लिए वोट बैंक न होते तो आज ये समस्या इतनी गहरी न होती। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और न्यूज नाइट में आगे देखेंगे घुसपैठियों पर सियासत फुल, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आगे देखिए घुसपैठियों पर सियासत फुल। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हमारे विशेष का यही विषय होगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासी संग्राम। न्यूज नाइट में आज हमारा विशेष है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासी संग्राम, और इसी विषय पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। विशेष है आज हमारा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासी संग्राम, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासी संग्राम, यह है हमारा विषय, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजीव जेटली, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ ऋषि मिश्रा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नीतियों के समर्थक समझे जाते हैं। ऋषि मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। अंजलि राय, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, ऑर्गेनाइजर के, वो जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका। और अंजलि जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, तो लगातार इस बात का आरोप आपके ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर लगता रहा है कि अवैध जो बांग्लादेशी हैं उनको प्रश्रय देना, उनको बसाना, ये काम आम आदमी पार्टी कर रही है वोट बैंक की सियासत के लिए, ताकि वोट बैंक जो है वो उनका खड़ा हो सके। और इसी को लेकर के दरअसल जो ये वोटर लिस्ट की जो बात निकली है, ये शायद शुरुआत इसकी यहीं से हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या जिसे आप कहते हैं, ये म्यांमार से पहुंचे बांग्लादेश और बांग्लादेश से हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में कैसे पहुंचे? बीच में बॉर्डर आता है, बॉर्डर पार करके आए। बॉर्डर पार करने से किसको रोकना चाहिए था? BSF को। BSF को कौन कंट्रोल करता है? हमारे गृह मंत्री। तो क्या उनको ये आदेश दिया गया था कि इनको आने दे, या फिर ये कहें कि वो पूरी तरह से असफल हैं? क्यों ये इतने सारे 40,000 या 50,000 जो है घुसपैठिए आ गए हमारे देश में, और कितनी स्टेट्स को पार करते हुए, आसाम से आते हुए, फिर पता नहीं यूपी, मध्य प्रदेश, पता नहीं कहां से आते हुए दिल्ली तक पहुंच गए? इसमें बताइए हमारा क्या दोष है? और अगर आ ही गए, आपने चूंकि कहा कि आप बताइए, मुझसे आप कह रही हैं, मुझे एक मिनट मेरे पूरी बात करने दीजिए। हाँ, और जब वो यहाँ आ गए तो 2022 में हरदीप पुरी जी, जो हाउसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने उनका वेलकम किया, ट्वीट किया और कहा कि हम इनको, हमारे भारत की परंपरा ये रही है कि हम उनको पनाह देंगे और उनको EWS फ्लैट्स देंगे। उसके बाद उन्होंने रखिएगा मैडम, अवैध बांग्लादेशियों के लिए ट्वीट किया उन्होंने कि जो बॉर्डर पार करके अवैध तरीके से आ रहे हैं, उनको EWS का स्टेटस देंगे। उन्होंने कहा इमिग्रेंट जी, इन्होंने कहा कि जो है इमिग्रेंट्स, रोहिंग्यास, उनको हम वेलकम करते हैं। 900 रजिस्टर्ड है मैडम, मैं अवैध की बात कर रहा हूं। देखिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। 900 नहीं मैडम, देखिए 900 रजिस्टर्ड है, 900 रजिस्टर्ड है, उनकी बात अलग है, लेकिन जो अवैध तरीके से आए, बात आज उनकी हो रही है। उन्होंने रजिस्टर्ड का नाम नहीं लिया, उन्होंने लिखा था कि रोहिंग्या जो है आए, उनको हम EWS फ्लैट्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनके पास ये सारी डिटेल थी, तो 2022 में ये डिटेल आ गई थी, तो उन्हें पुलिस से शेयर करनी चाहिए और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपनी बात कह चुकी हैं मैडम, मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा था। 2 बातें हैं।
देखिए एक तो हालांकि इसका बीजेपी के प्रवक्ता हैं ऋषि मिश्रा जी हैं और प्रफुल्ल केतकर जी हैं, वो लोग इसका बेहतर जवाब देंगे, लेकिन आपने चूंकि मुझे भी कहा कि आप जानते होंगे तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि दो प्रश्न उठते हैं। एक तो आपने कहा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली तक चले आए, तो क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? आपकी कोई LIU होती है, आपका कोई तंत्र है, आपने कोई जानकारी दी, आपने चिट्ठी लिखी कि जी इतने रोहिंग्या या बांग्लादेशी आ गए हैं, उनके विषय में आपने केंद्र को जानकारी दी होती। आपका ये कहना कि ये सारी जिम्मेदारी केंद्र की है, हमसे मतलब नहीं, आप इस तरह पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक बात। दूसरी बात जो रोहिंग्या की हुई, रोहिंग्या की 900 रोहिंग्या रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आज जो चर्चा हो रही है, सबको पता है कि अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्या की हो रही है। मैं बीजेपी प्रवक्ता को यहाँ जोड़ूंगा। राजीव जेटली जी, आपको लगता है कि मामला इतना आसान है कि सिर्फ वहां से आए और यहाँ पर दिखने लगे? क्या प्रश्रय देने का मामला बनता है? आपके पास कुछ सबूत इस तरह से हैं जो आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे? मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। जिसको हम रोहिंग्या कहते हैं उसको पूरी दुनिया या म्यांमार के अंदर या बाकी देशों के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान कहा जाता है जी। और दूसरी बात, ये जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं इनको किसने पनाह नहीं दी, मैं पहले आपको ये बता दूं, क्योंकि जो हमारी तुष्टीकरण की राजनीति है उसका नतीजा है कि वो आज हमारे देश में है। उनको पाकिस्तान ने पनाह नहीं दी जो अपने आप को इस्लामिक देश बोलता है, उसको बांग्लादेश ने पनाह नहीं दी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर इनको नहीं बसाया जा सकता है। उनको किसी ने बसाया तो वो भारत के अंदर बसाया गया, क्योंकि उस वक्त पे जैसा भी बताया कि गृह मंत्री ने अलाउ किया, उस वक्त पे जो गृह मंत्री हुआ करते थे उनको वहां पर बकायदा उनको छूट दी गई यहाँ आने के लिए। वो छूट दी गई, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद जो खाद और पानी दिया वो किसने दिया? उनके वोटर कार्ड किसने बनाए? वो दिल्ली सरकार ने बनाए, वो केजरीवाल साहब ने बनाए और बाकायदा 10-10 हजार रुपए की राशि उनको दी गई। उनको बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उनको बसाया जा रहा है, क्योंकि वो उनका वोटर है। देखिए वो अपने वोटर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उनके विधायक ने बाकायदा इस बात की टिप्पणी करी थी और बाकायदा अवैध कॉलोनियां बसाई उनके लिए। आपने देखा यमुना के आसपास जो बसावट करी गई वो किसके लिए की गई? रोहिंग्या के लिए की गई। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, ये तो बाकायदा पब्लिक डोमेन में इस बात, और ये बात कोई केजरीवाल साहब झुटला नहीं सकते हैं। तो मुद्दा यहां पर यह आता है कि अब दो तरफ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने कदम उठाया कि इस तरीके के जो अवैध लोग हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, और हमने इसके ऊपर कदम भी उठाए। हमारी देखिए कितनी बार इस बात पर लड़ाई हुई। जब हम एनसीसी की यूसीसी की बात करते थे तो यूसीसी में भी एक ही बात आती थी कि हम नहीं आने देंगे। कौन कौन कहते थे? सभी लोग। वो कांग्रेस भी कहती थी, वो ओवैसी साहब भी कहते थे, केजरीवाल साहब भी लगभग उनके साथ ही होते थे, हम नहीं आने देंगे। किसको? हिंदुओं को नहीं आने देंगे, सिखों को नहीं आने देंगे, बौद्ध को नहीं आने देंगे, जैन को नहीं आने देंगे। लेकिन जो लोग जिनको इस्लामिक देश नहीं ले रहे हैं, जिनको रोहिंग्या या बंगाली मुसलमान कहा जा सकता है, वो लोग हमारे देश में आ रहे हैं और उनको ये वेलकम कर रहे हैं। किसके दुश्मन हुए और किसके पीछे खड़े हैं? सोचिए जरा। ये केवल और केवल अपनी वोट की राजनीति के लिए रोहिंग्या के पीछे खड़े हैं, उनको भरपूर समर्थन दे रहे हैं, भरपूर रिसोर्सेस दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अधिकार मार रहे हैं। देखिए दिल्ली के अंदर देखा आपने कैसे लोग टैंकरों के पीछे पानी के लिए भागते हैं, कैसे लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए। बिल्कुल, रिसोर्सेज तो निश्चित यूज भी करेंगे, वोट बैंक भी बनते हैं। दरअसल जिसके पीछे की ये सारी बात हो रही है, ऋषि मिश्रा आपको लेकर आऊंगा चर्चा में। ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो सारी सियासत है, दरअसल आप इसको देख रहे हैं कि जो ये वोट बैंक से जुड़ी हुई है, अगर शायद जो इससे वोट बैंक का पोर्शन हटा दिया जाए, और जब अभी जिस तरह से राजीव जेटली जी कह रहे थे कि जब यूसीसी की बात होती है और ये कहा जाता है कि हिंदुओं को लेकर के आएंगे या बुद्धिस्ट को लेकर के आएंगे, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन अवैध रूप से कोई भी आता रहे, अगर वो वोट बैंक बनता है तो दिक्कत नहीं है। देखिए आप विद्वान पत्रकार हैं और विद्वान पैनल, जितने लोग हैं पैनल में विद्वान लोग हैं। यदि कोई हिंदुस्तान के बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा एक बार अपना वो चेक कर लीजिएगा इंस्ट्रूमेंट। हिंदुस्तान के बाहर से हिंदुस्तान के परिधि में कोई दूसरे देश का व्यक्ति यदि घुसपैठ करता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? हम वहां पे हमारे तैनात सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे हैं और जिनके जिम्मे ये विभाग है, गृह विभाग, माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए ऋषि मिश्रा जी, यही तर्क अभी मैडम भी दे रही थी, अगर आपके घर में चोर आ जाएगा और आपके बस में होगा कि आप उसको भगा सकेंगे, तो आप भगाएंगे या कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है
जी वो आए और भगाए, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, क्या ऐसा करेंगे? मैं 3 पॉइंट रख रहा हूं, आप मेरे बात से सहमत हो? ये सरकार ऐसे घुसपैठियों को, ऐसे बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार यदि ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और इसका प्रमाण केंद्र सरकार के पास है, तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तब किया? चुनाव आते ही इस प्रकार के अभियान क्यों तेज हो जाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, त्रिपुरा और असम में किसकी सरकार है भाई साहब? निखिल जी, त्रिपुरा में कितने घुसपैठ हुए हैं बांग्लादेशियों का? सुन लीजिए। आसाम में कितने घुसपैठ हुए बांग्लादेशियों का? वहां पे तो ममता बनर्जी नहीं है, वहां पे तो अरविंद केजरीवाल नहीं है। जो इन बांग्लादेशियों का वोट चाहिए, वहां पे तो राष्ट्रवादी पार्टी का सरकार है। हाँ, तो लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर संभव होगा तो आप ये जो टीवी स्क्रीन पर हमारे जो ग्राफिक्स चल रहे हैं, आप इनको देखिए कि असम में किस तरह से कार्रवाई हो रही है और किस तरह से 2006 में ही वहां पर 6 जिले जो है वो मुस्लिम बहुल हो गए थे डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से, फिर 9 जिले डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से हो गए, और जब से बीजेपी की सरकार वहां पर आई है वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे ग्राफिक्स जो चल रहे हैं, इसको एक बार आप पढ़िएगा। ऋषि जी, अपनी बात जारी रखिए। निखिल जी सुन तो लीजिए, 2 सेकंड तो दीजिए हमको भाई साहब, 2 सेकंड तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 से 24 तक 56 इंच वाली सरकार दिल्ली में अवैध ढंग से रहने वाले घुसपैठियों पे 10 साल में कार्रवाई नहीं कर पाई। तब हिम्मत है, सवाल कीजिए राजनीति तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पहले की भी सरकारें नहीं कर पाई और उसके बाद की भी ये सरकार, दोनों सरकारें नहीं कर पाई दरअसल, क्योंकि ये घुसपैठियों का मामला अभी तो आया नहीं है, उसके पहले से भी रहा है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यदि दिल्ली कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया रह रहा है और अरविंद केजरीवाल या शीला दीक्षित भी, इवन शीला दीक्षित का भी बात कहता हूं, यदि उस समय की सरकार ने संरक्षण दिया तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? कौन लोग हैं इनके पीछे? कार्रवाई कीजिए ना। आपका मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में मिल करके काम करना चाहिए था। ये भी एक इशू है जिसको ऋषि जी आप शायद समझें। आप ये कहें कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? ये तो एक जो है कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति होगी। प्रफुल्ल केतकर जी को यहां जोड़ूंगा, ठीक है? आपका पॉइंट आ गया, मैं समझ गया आपकी बात, आपकी बात समझ गया। प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि मामला दरअसल इतना आसान है कि केंद्र सरकार के जिम्मेदारी है बॉर्डर, और दिल्ली हो या जो दूसरे राज्य हो वहां राज्य सरकार क्या कर रही है उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या मामला इतना आसान है, या सच ये है कि वोट बैंक की वजह से, चाहे वो आप अगर सिर्फ दिल्ली की बात ना करें, आप झारखंड की भी बात करें जहां पे संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हुई, आप तमाम असम के जिलों की बात करें जहां डेमोग्राफी चेंज हुई, पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों में जहां डेमोग्राफी चेंज हुई, तो दिल्ली में भी क्या वो डेमोग्राफी चेंज नहीं हो जाएगा अगर इसी तरह से वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी तो? प्रफुल्ल जी, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा ऑलरेडी हुआ है, और अमानुल्लाह खान का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि ऐसे लोगों के लिए हम खड़े रहेंगे, इनके लिए केसेस भी लड़ेंगे। और शायद राजीव जी को सीएए कहना था। एंटी सीएए प्रोटेस्ट जो बंगाल से शुरू हुआ था और जिसमें आगजनी हुई थी, उस समय भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का ही, इलीगल माइग्रेंट्स का ही नाम आया था। इसमें हमको 3 डायमेंशंस निखिल मुझे लगता है सियासत से आगे जाकर, पार्टी पॉलिटिक्स से आगे जाकर समझनी चाहिए। जी बिल्कुल। पहली बात, पार्टीशन के बाद लगातार वहां पे जो अस्थिरता रही उसके कारण होने वाला माइग्रेशन, उसमें हिंदू भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग, एससी लोग थे, उनके लिए सीए का प्रावधान था। लेकिन इलीगल माइग्रेशन ये 1971 से बहुत बड़ी समस्या रही, जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। इसके लिए एक एक्ट आया, एसके सिन्हा, जनरल सिन्हा जो है वो गवर्नर थे आसाम के, उन्होंने उसके विरोध में एक रिपोर्ट दी। IMDT एक्ट कांग्रेस ने लाया था, इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल। तो इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए आप मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं इलीगल हूं, तो मेरी लीगलिटी प्रूव करने का जिम्मा मेरा नहीं है, आपका है, क्योंकि आपने कंप्लेंट की है। तो इसके कारण यह संख्या सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ती गई। अब इसके सिंडिकेट्स बन गए, 3000 रुपए में, 5000 रुपए में सिम कार्ड देकर
आधार कार्ड पहले से ही बनवा कर उनको, अब आप किसी भी बांग्लादेशी को दिल्ली एनसीआर में पूछ लीजिए कि आप कहां से आए हो, क्योंकि बंगाली भाषा दोनों तरफ बोली जाती है, तो वो तुरंत कहेगा मालदा से हूं। तो ये दूसरा डायमेंशन। तीसरा अभी बड़ा डायमेंशन, जिस तरह से बांग्लादेश में स्थित्यंतर हुआ है और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक नया नेटवर्क, लगभग अभी ईस्ट पाकिस्तान बनने के फिर से कगार पर बांग्लादेश आ गया है जी। ऐसी स्थिति में हमको इसको प्योरली नेशनल सिक्योरिटी इशू के रूप में, ना के पॉलिटिकल इशू के रूप में ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जो इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई, डिटेन एंड डिपोर्ट, ये कोर्ट का ऑर्डर था 2009 का जी, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 3 करोड़ की संख्या ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब कोई कहता है कि 90,000 है, कोई कहता है 3 करोड़ है। विवाद वो नहीं है, विवाद ये है कि क्या अभी भी वो इलीगल कनेक्शंस है, क्या वो नेटवर्क अभी भी काम कर रहा है, और है तो उसका भारत की सुरक्षा पर क्या परिणाम होगा। मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय ये है। जी बिल्कुल, और आपने सही विषय उठाया, और ज्यादा चिंता का विषय हमारे ख्याल से आज यही होना चाहिए। तो अगर इस बात को आगे बढ़ाएं, अंजलि राय, आपको लगता नहीं है कि दिल्ली सरकार को बहैसियत मुख्यमंत्री आतिशी जी को और जो भी मशीनरी है दिल्ली सरकार की, उनको चिन्हित करने में मदद करनी चाहिए, और कम से कम अब वक्त आ गया है, जैसा कि अभी प्रफुल्ल केतकर जी कह रहे थे कि अब डायमेंशंस बदल गई हैं। अब वोट बैंक से ऊपर उठकर यह जरूरी है कि दिल्ली की जो सिक्योरिटी है, जो देश की सिक्योरिटी है, उसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। आप लोग केंद्र सरकार को मदद करेंगे इस विषय पर? बिल्कुल करेंगे मदद। आप मुझे बताइए निखिल कि लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे पास है नहीं ना, लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास है, पुलिस ही उनको डिटेक्ट करेगी कहाँ है क्या नहीं। डिटेक्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। और जहां तक हमारे मदद की सवाल है, हम तो पूरी मदद करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी रिसोर्सेज दिल्ली के लोगों से छीन कर किसी और को दिया जाए। इसीलिए हाल ही में हमने एक नोटिस भी जारी किया है कि सभी स्कूलों में भी कोई बच्चे की एडमिशन हो तो पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर दी जाए कि वो हमारे भारत का नागरिक है या नहीं है, वरना उसकी एडमिशन ना हो। आप लोग की तरफ से कुछ सूचनाएं दी गई हैं क्या केंद्र सरकार को? आप लोग की तरफ से दिल्ली पुलिस को या केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को कुछ सूचनाएं दी गई हैं? हमारे पास तो देखिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो डिटेक्ट कर सकता हो। सीबीआई हो, पुलिस हो, जो भी डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये उनका काम है कि वो चिन्हित करें कि कौन जो है वो इलीगल माइग्रेंट है और उसको बाहर भेजें, उनको डिपोर्ट करें। इसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं देखिए, अब इस इशू को थोड़ा, अभी जैसे कि प्रफुल्ल केतकर ने कहा है, तो शायद ये थोड़ा एक सेंस डेवलप हो रहा है कि उसको थोड़ा पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखा जाए। अभी तो दिल्ली, अभी आप कह रही नगर निगम आप लोगों के पास है, लखनऊ का अभी ताजा मामला है जहां पर एक झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, जिसमें यह पता चला कि ये इंदिरा नगर लखनऊ का मामला है, जहां पर यह पता चला कि इसमें कुछ अवैध बांग्लादेशी हैं जिन्होंने एक बड़ा बवंडर वहां खड़ा किया, मारपीट की, और उसके बाद अब कार्रवाई हो रही है। जो दिल्ली की, लखनऊ की, माफ कीजिएगा, जो मेयर हैं, उन्होंने पुलिस को भी रिपोर्ट किया, सरकार को भी रिपोर्ट किया। तो ये कहना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या जाने, ये थोड़ा एक हाथ झाड़ लेने वाला रवैया है अंजलि जी। हाथ झाड़ने की बात नहीं है, वहां पर इसलिए पता चला कि वहां जब तोड़फोड़ हो रही थी तब पता चला ना, वो ढूंढने तो नहीं चल पड़ी थी ना मेयर साहब या एमसीडी। हमारी एमसीडी भी ढूंढने नहीं जाएगी, उसके पर्व्यू में नहीं आता। ये जो है काम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है। आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद बताइए कि जिसका काम है वो तो कर ही रहा है। मुझे लगता है 50 से ज्यादा लोगों को पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट किया गया है। 3 करोड़ में से 50 लोग गए हैं, बहुत बड़ा काम हो गया। आपको बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या कह रहे हैं अंजलि जी? आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि 3 करोड़ अगर आए थे, उसमें से 50 लोग चले गए, तो बहुत मुबारक देने वाली बात हो गई। उसमें जिस दिशा में आज बात हो रही है, मुझे लगता है सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति आ रहा है, और आप सब लोग अगर केंद्र सरकार के ऊपर या जिसकी भी जब सरकार रही हो, ऐसा नहीं कि अभी केवल बीजेपी की सरकार, इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो ये 1971 से लेकर के आज तक अगर इन आंकड़ों पर ये बात करें कि जी वो नहीं भेज पाए, तो दरअसल बात इसी बात की हो रही है कि इस भाव को परिलक्षित करने की जरूरत है कि हम सब मिलकर के उस पर एक रहेंगे। मैं राजीव जेटली जी को जोड़ना चाहूंगा। राजीव जेटली जी, आपको लगता है कि दरअसल वोट बैंक की जो सियासत है वही ये रोक रही है कि कम से कम चाहे वो इशू कुछ भी हो जाए, लेकिन बांग्लादेशी को जो घुसपैठिए हैं उनको प्रेशर देने वाले भी उतने ही हैं जितना उनको बाहर निकालने वाले?
देखिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इस बात को। पहले तो मैं बोलूंगा कि मेरे मुंह से गलती से यूसीसी निकल हाँ गया हाँ था हाँ, उस वो टाइम मेरे पे। भी मुंह से निकल गया था। उसी ए की बात हो हाँ, रही है। हमारे सब हाँ, विद्वान है, दर्शक भी हैं और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी समझे होंगे जी। हाँ, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो आपकी पॉलिसी होती है और एक आपकी मजबूरी होती है। मजबूरी किसे कहते हैं? मजबूरी उसे कहते हैं जो केजरीवाल साहब आपने देखा अभी पुजारियों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे की जो पॉलिसी है उनकी, उस पॉलिसी के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन इनको लगता है कि उसी तादाद से ही हम चुनाव जीत सकते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में अपना एक वोटर फिक्स कर लेते हैं और वो वोटर जो है वो दिल्ली की जनता के रिसोर्सेज को खा रहा है, मतलब रिट्रीव कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, और दिल्ली की जनता अपनी पानी से वंचित रह गई, अपने सीवेज से वंचित रह गई, और वो वोट दे रहा है। आप सोचिए, एक क्लस्टर है ऐसा बड़ा जो उनको वोट करता है, जिसको हम रोहिंग्या या बंगाली मुसलमान कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप इनके विरोध देखिए, जब भी ये बात करते हैं, चाहे कांग्रेस करती है, चाहे आम आदमी पार्टी करती है, पश्चिम बंगाल से चले जाइए, असम में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, आप त्रिपुरा में चले जाइए, इनका विरोध जब भी होता है वो मुस्लिम को लेकर के नहीं होता है। ये वहां देखते हैं कि कितनी ऐसी जनसंख्या है जो बांग्लादेश से या बाकी देशों से भारत में, वो हिंदू है। इनके विरोध हमेशा उसको लेकर के होते हैं कि आप इनको मान्यता ना दीजिए। हमने पश्चिम बंगाल में जब चुनाव लड़ा उस वक्त पर भी इस बात को रखा। वह ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज थी जिनको आज तक मान्यता नहीं मिली थी, उसके ऊपर भी हमने कदम उठाए, हमारा ही इनिशिएटिव लिया हुआ था। आज यहाँ पर इशू ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, दिल्ली की जनता के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहां पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ाई लड़ी जा रही है बाहर के लोगों को ला करके दिल्ली की सत्ता को हथियाने की, और दिल्ली के अंदर, दिल्ली में सत्ता में बैठ करके दिल्ली के लोगों के अधिकार किसी और को दे देने की। यही फर्क है। हम यही तो बात कह रहे हैं कि क्यों केजरीवाल साहब नहीं कहते हैं कि जो 10-10 हजार रुपए हमने दिए थे वो 10-10 हजार रुपए हम वापिस लेंगे, वो मेरी दिल्ली की जनता का टैक्स पे का पैसा था, वो मैं कैसे एक बंगाली मुसलमान, एक रोहिंग्या को दे सकता हूं? क्यों नहीं कहेंगे वो बिजली कनेक्शन वापस लिए जाने चाहिए? तो घर दिल्ली की जनता का अधिकार नहीं बनता था, वो अधिकार भी आपने जाकर रोहिंग्या को दे दिया, क्योंकि आपको लगता है इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद, और कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया। हमारे पास समय आज बस इतना ही है राजीव जी। आपके थाने के चारों तरफ चोरी चोर छोड़ दिए जाए, उसके बाद ये उंगली उठाई जाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास आज डिस्कशन के लिए समय इतना ही है। मैं बाकी दो जा नहीं पा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, राजीव जेटली जी, ऋषि जी का, अंजलि राय जी का और प्रफुल्ल केतकर जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली की सियासत में दरअसल अवैध घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जानते सब लोग हैं कि ये गलत है, लेकिन वोट बैंक की जब सियासत की बात आती है तो उसको दबा जाते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली चुनावों में कुछ दलों को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये सारा मुद्दा रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि दिल्ली को विकास की सौगातें मिलने वाली हैं, इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, विस्तार से खबर दिखाएंगे ब्रेक के बाद। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले कि हम दिल्ली पे को क्या सौगात मिलने वाली है उसकी चर्चा करें, आपको बता दें कि दिल्ली की किन खबरों को, दरअसल न्यूज़ नाइट में किन खबरों पर हमने चर्चा की। हमने बात की दिल्ली की वोटर लिस्ट पर घमासान किस तरह से मचा हुआ है, और इसके साथ ही साथ हमने बात की दिल्ली में बीजेपी आप में विकास पर संग्राम। दरअसल विकास के साथ साथ देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को लेकर के लगातार जो एक सियासत है वो भी बनी हुई है, इस पर भी हमने बात की, आपको विस्तार से खबर दिखाई। तो दिल्ली बीजेपी में बीजेपी और आपके बीच में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान है, घुसपैठियों की खबर हमने आपको दिखाई, और उसके साथ ही साथ आपको बताया कि किस तरह से ये सारा जो सियासी संग्राम है उसके मायने क्या है। और अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैट्स का जो उद्घाटन करेंगे, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जो विकास परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन करेंगे। अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए ये विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। साथ ही साथ 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में। तो दिल्ली को विकास परियोजनाओं की सौगात, पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र यानी WTC का उद्घाटन करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। और सरोजिनी नगर में जनरल पूल आवास GPRA टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 600 से ज्यादा जीर्ण शीर्ण क्वार्टरों को अत्याधुनिक वाणिज्यिक टावरों में बदला है, और WTA ने इसको बदलकर इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो 600 जीर्ण शीर्ण इमारतें थी उनको बदला गया है, और इससे करीब 34 लाख वर्ग फीट प्रीमियम वाणिज्यिक स्थल उपलब्ध हुआ है। तो प्रीमियम वाणिज्यिक स्थल उपलब्ध हुआ है और WTA बनाया गया है। GPRA टाइप 2 क्वार्टर्स में 28 टावर शामिल हैं, जिसमें 2500 से अधिक आवासीय इकाइयां हैं। इसमें आधुनिक सुविधाओं और स्थल का कुशल उपयोग किया गया है। तो सारी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं इन 2500 फ्लैट्स में, और जो जगह है उसका भी कुशलता से उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय को भी सौगात मिलने वाली है। 600 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 अधिक परियोजनाओं की सौगात रखेंगे। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री, और द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक भी शामिल है। तो एक के बाद एक तमाम परियोजनाएं हैं। नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज के भवन की आधारशिला, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। कल नई दिल्ली को विकास की तमाम परियोजनाएं मिलने वाली हैं, तो दिल्ली वासियों के लिए खुशी का दिन है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कश्मीर का इतिहास बचाने वाली पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर कला, संस्कृति, आध्यात्म के जरिए पिछले 10,000 वर्षों से भारत की संस्कृति को पोषित कर रहा है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और आगे भी रहेगा। भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में आया। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8,000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता
कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। तो कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां की सुक्खू सरकार पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पिछली सरकार के वक्त से मिल रही सब्सिडी को भी सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन मुद्दों पर भरोसा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी और जिसका वादा किया था उसने, उन सारे मुद्दों पर कांग्रेस फेल रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री को, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। पहले चुनावी वादों में मुफ्त बिजली के दावे करके कांग्रेस सत्ता में आई और अब सीएम साहब कह रहे हैं कि जो सब्सिडी मिल रही है उसको भी आप सरेंडर कीजिए। देखिए, मैं इस बात को लेकर के अब कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी की बात को ना प्रदेश गंभीरता से ले रहा है और ना ही उनकी पार्टी के लोग। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की बनी है। पहले घोषणा की कि पहले तो कहा कि गारंटी दी 300 यूनिट हम फ्री देंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला करेंगे। और उसके बाद सरकार बनी, जब उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति तो ऐसी है और ऐसे में फैसला किया कि 125 यूनिट भी हम उन लोगों को बंद कर देंगे जिनको जो टैक्स पे ही हैं। और 2 साल हो गए, अभी तक उस सूची को ही निर्धारित नहीं कर पाए कि टैक्स पे करने वाले कौन लोग हैं कौन नहीं है। ये तो बिल्कुल वही स्थिति हो गई हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि गंभीर आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए मैं, मेरा मंत्रिमंडल, मेरे संसदीय सचिव जो है, सीपीएस जो है, वो 2 महीने की सैलरी डेफर करते हैं। उससे प्रदेश की आय में क्या इजाफा हुआ, क्या फायदा हुआ? नौकरियों को लेकर भी सरकार के इस तरह के फैसले, अभी हाल ही में जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ, एक विधेयक पारित किया गया कर्मचारी पदोन्नति संशोधन, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है एम्प्लॉइज़ का रेगुलर होने से पहले, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये विधेयक सरकार लेकर आई। आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे आईजीएमसी शिमला की अगर बात करें, 130-32 के आसपास एम्प्लॉइज़ हैं जिनको असमंजस में है अभी। अब वित्तीय संकट ही वो वजह है जिसकी वजह से इस तरह के फैसले सरकार को लेने पड़ रहे हैं। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की आउटसोर्स में जो लगे हुए हमारे कर्मचारी, उनको 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। आज भी मेरे पास वो आउटसोर्स कर्मचारी कुछ मिले जिनको 5 महीने से सैलरी नहीं। जहां सैलरी की बात है, सैलरी तो 5 महीने से मिल नहीं पा रही है और उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। वो कहते हैं कि विपक्ष जानबूझ के ऐसी बातों को मुद्दा बनाता है जिससे वो सुर्खियों में रहे, चाहे अभी के कुपवी के विवाद हों या फिर टॉयलेट टैक्स जैसे मामले हों। फैसले सोच समझ करके लिए जाते हैं, जगहंसाई नहीं होती। जब फैसले इस प्रकार के होंगे, काम इस प्रकार से करेंगे जिससे लोग जो है वो हैरान होते हैं कि ये क्या फैसला ले लिया, ये क्या काम कर लिया। शुक्रिया सर डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस होंगे तो बात करेंगे खेल पुरस्कारों के ऐलान पर। खेल पुरस्कारों का ऐलान किया गया है, इस पर आगे बात करेंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा, साल बदल जाएगा पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत
गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब एक ऐसी खबर खेल से जुड़ी हुई जिसका इंतजार बहुत सारे लोगों को रहता है। खेल मंत्रालय ने दरअसल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नामों की घोषणा की गई है, जिन्हें खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। प्रवीण ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार ये देश में खेल के वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने खेल से विश्व स्तर पर न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि अपनी कामयाबी से अपने अपने खेलों को देश में जड़ से मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभाई। गुरुवार को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का नाम रहा। गुकेश ने पिछले महीने 12 दिसंबर को शतरंज की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। सिंगापुर में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता था। महज 18 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बने, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था, जबकि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं प्रवीण कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इन खिलाड़ियों के अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें ज्योति याराजी एथलेटिक्स से, अन्नू रानी एथलेटिक्स से, नीतू मुक्केबाजी से, स्वीटी मुक्केबाजी से, वंतिका अग्रवाल शतरंज से, सलीमा टेटे हॉकी से, अभिषेक हॉकी से, संजय हॉकी से, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, रणबीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, एच होकाटोसेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन जी पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, तुलसीमती मुरुगेसेन पैरा बैडमिंटन, नित्याश्री सुमति सिवान पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल सुरेश कुसाले शूटिंग, सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी और अमन कुश्ती से हैं। बड़ी बात यह है कि इन 32 खिलाड़ियों में से 17 खिलाड़ी पैरा एथलीट्स हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे खबर जल्दी जल्दी की। सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल क्या निराला MDH मसाला। कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा, साल बदल जाएगा पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और नए साल के पहले दिन अमेरिका कई हमलों का शिकार हो गया। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई। एक हमले में तो आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना भी बताया जा रहा है इसको, और इसका संबंध अमेरिकी सेना और आतंकी संगठन ISIS से जुड़ा रहा है। इस हमले के बाद अमेरिका में खौफ का माहौल है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति इन घटनाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन घटनाओं पर दुख जताया है। नए साल के जश्न में सराबोर अमेरिका दहशत में है। कारण एक के बाद एक 3 शहरों में ताबड़तोड़ हमले। पहले न्यू ऑरलियंस शहर आतंक का शिकार हुआ, फिर कुछ घंटों के अंदर ही लास वेगास स्थित ट्रंप होटल के बाहर एक ट्रक में बड़ा धमाका, और फिर न्यूयॉर्क का नाइट क्लब अंधाधुंध गोलियों से लहूलुहान हुआ। न्यू ऑरलियंस में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। अचानक एक गाड़ी भीड़ को बेदर्दी से रौंदते हुए आगे बढ़ती गई। बेलगाम गाड़ी को भागते देख लोगों में भगदड़ सी मच गई। तभी पिकअप से भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। हालांकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया, लेकिन तब तक 15 लोग जान गंवा चुके थे, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घटनास्थल से लॉन्ग गन के अलावा 2 घरेलू बम और आईसिस का झंडा बरामद हुआ। आरोपी ड्राइवर की पहचान टेक्सास के रहने वाले शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है, जो IS प्रभावित बताया जा रहा है। हमलावर पूर्व सैनिक है और अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुका है। वहीं ट्रंप होटल के टावर के बाहर साइबर ट्रक में हुए विस्फोट से चारों तरफ खौफ फैल गया। धमाके में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। एलन मस्क ने साइबर ट्रक और न्यू ऑरलियंस की घटना के तार जुड़े होने की आशंका जताई है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन ने इससे इनकार किया है। इस बीच न्यूयॉर्क का एक नाइट क्लब अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठा। हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को हमले में 3 से 4 लोग शामिल होने का शक है। हालांकि घटना को फिलहाल आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया गया है। अमेरिका में एक के बाद एक हुई घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ऑरलियंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलिस घटना की तह तक जाने के लिए तार से तार जोड़ रही है। हमलों में ISIS की छाप अमेरिका के लिए चिंता की बात है। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।